आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बीएस नेटवर्क आपसे बार बार यही अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। 45 वर्ष से अधिक की आयु के लोग बेझिझक टीका लगवाएं और इन 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संकट काल में जरूरी है आप तक सही और समुचित जानकारी पहुंचे और जानकारी देने वाला सिद्धहस्त अनुभवी चिकित्सक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस चिकित्सक को सराहा, आइए तफसील से सुनते हैं कोरोना संक्रमण, बीमारी और उपचार। लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है, तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज़्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है। इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है। हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्यकीय अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है। जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन लेनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है। जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयाँ देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्यकीय सलाह से लेना बहुत जरूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे हैं सर। डॉक्टर शशांक,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, एक बार फिर घर में परिवार के साथ रहने का मौका और बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर और व्यवस्थाओं की चुनौती का सामना करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना कर्फ्यू थोड़ा थोड़ा करके और लंबा हो गया है। निर्णय के अनुसार फिलहाल 17 मई की सुबह तक यथास्थिति बनी रहेगी। और ये भी मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग लगातार जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसकी उपलब्धता होम डिलीवरी के माध्यम से और पथ विक्रेताओं के माध्यम से लगातार सुनिश्चित करेंगे। तो किसी भी परिवार में या व्यक्ति में कोई हड़बड़ाहट की स्थिति होने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार की सामग्रियों का अनवरत सप्लाई हम लोग सुनिश्चित करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। कोविड लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू या फिर भले ही इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया जाए, कुल मिलाकर ये कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मजबूरन पैदा हुई स्थिति, ताकि आप और हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार तथा प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में सहूलियत हो। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने में सबसे अहम और चुनौती भरा दायित्व पुलिस महकमे पर है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने समूचे जिले में 21 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनवाए हैं। महाराष्ट्र सीमा से प्रवेश करने वाले मार्गों व वैकल्पिक मार्गों पर भी चेकिंग की जा रही है। शहर में डीएसपी ट्रैफिक एसके सिंह ने 11 चेक नाके बनाकर व्यवस्थाएं संभाल रखी है। लगातार हम लोग 8 तारीख से लॉकडाउन छिंदवाड़ा में पूरा करवा रहे हैं और ऐसी जगहों पर जहां पर लोग बाग अनावश्यक काम से निकल रहे हैं, पूरे शहर में 11 स्थानों पर इस तरह की वाहन चेकिंग लगाई गई है, जो कि हर एक व्यक्ति से पूछताछ करती है आने जाने वालों पे। और अगर वो संदिग्ध होते हैं या उनका बाहर निकलना है क्योंकि वो वस्तुस्थिति को नहीं समझा पाते हैं, उपयोगिता को नहीं समझा पाते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है ऐसे वाहनों पर, ऐसे लोगों पर। सर, अब फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है पुलिस में, और कुछ इस पे नया कुछ जोड़ा है? नहीं, इसमें जो लॉकडाउन की जो बेसिक चीज़ है, मास्क पहनना, आपसी दूरी बनाकर रखना, बेवजह घर से बाहर न निकलना, इन्हीं बातों को, इन्हीं निर्देशों का पालन कराने के लिए हम लोग अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में राज्य की शिवराज सरकार द्वारा प्रारंभ अंत्योदय रसोई पूरे शहर का साझा चूल्हा बनी हुई है। लगभग 1000 से 1200 पैकेट भोजन प्रतिदिन जरूरतमंदों को प्राप्त होता है। समाज सेवी संगठनों द्वारा भी भोजन वितरण में सहायता की जाती है, जिसके लिए आशुतोष डागा ने बताया कि क्षेत्र के हिसाब से फोन पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक भोजन व्यवस्था बनाई जाती है। 9 बजे मेरे को फ़ोन आया कि जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, मरीजों की भोजन की व्यवस्था बराबर है वहाँ पर, लेकिन उनके साथ में जो लोग, उनके जो साथ में लोग आए हैं हेल्प के लिए, उन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो जो व्यक्ति रात को मेरे से करीब 40 पैकेट भोजन के यहाँ से मैंने रात को 9 बजे दिए उसको, वो व्यक्ति ने ले जाके उन लोगों को भोजन दिया। उसका कहना ये पड़ रहा था कि वो व्यक्ति लोग एक दिन से भूखे। दीनदयाल अंत्योदय रसोई की कमान आशुतोष डागा के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने संभाल रखी है। खास बात यह कि प्रतिदिन दिन में 2 बार और रात में भी 1 बार किचन की साफ सफाई की जाती है। फिनाइल और सैनिटाइजर का प्रयोग कर स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ सभी रसोई कामगार, समाज सेवी महिलाएं और युवा मास्क लगाकर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम करते हैं। नवाचार का आचार विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन नवाचार के बहुत से आचार लापरवाही की नमी से सड़ जाते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि इनोवेटिव आइडियाज को इनिशिएट करने के बाद सही ढंग से उस काम को जारी रखने का जज्बा कम ही देखने में आया है।
नेकी की दीवार और गांधीगंज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक बगल में गंदगी का अंबार दिखाती नेकी की तरह दिखावट की चमकती दीवार, सुंदर पेंटिंग और ठीक नीचे कुरूप हकीकत, नशे में धुत पड़ी जवान पीढ़ी और गंदे कपड़ों का ढेर। समाज सेवी महेंद्र जाखोटिया को हमने नेकी की दीवार और फैली गंदगी दिखाई तो उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया और फौरन से पेशतर खुद अपने वर्कर्स से स्थल की साफ सफाई करवाई। लोग अपने घर के जो गंदे कपड़े हैं यूजलेस उनको डाल देते हैं। जिस उद्देश्य से नेकी की दीवार का बनाई गई थी उससे वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। यहाँ पे जनता जो है आसपास के लोग वो अपने घर के ख़राब कपड़े यहाँ डाल देते हैं और वो गंदगी मचती है। पता है जो जिस उद्देश्य से लेके इसको बनाया गया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो अभी आपने क्या निर्देश दिए इनको ये बताया जो गंदे कपड़े हैं उसको एक तरफ कर दें तो कम से कम नगर पालिका वाले उठा के ले जा लें उनको। वहाँ पे जो भी रहे अच्छे कपड़े रहें जो लोग उसको यूज़ कर सकें। समाज सेवी महेंद्र जाखोटिया जैसे युवक ही आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी के वो दीपक हैं जो अपने काम के प्रकाश से दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। भारत में माता हिंगलाज का इकलौता मंदिर जो नारदेव के अम्बाड़ा में एक सिद्ध शक्तिपीठ है। मंदिर की सेवा समिति ने कोरोना काल में सेवा की मिसाल कायम की है। कोरोना पीड़ितों के इलाज उपचार के लिए मंदिर समिति ने 1,50,000 रुपयों की राशि प्रशासन को भेंट की है। समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी माता मंदिर के सेवादार, षष्ठी माता मंदिर सेवा समिति और लाल बाग आदि शक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के युवाओं द्वारा नगर में भोजन वितरण व्यवस्था संभाली हुई है। हैरतअंगेज इस बात तो ये है कि फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन के समय हर ओर दिखाई देने वाले तथाकथित समाज सेवियों की इस बार टोटल गैर हाजिरी ही नजर आई है। तेज गर्मी के बाद अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही जिले में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ा है। अचानक मौसमी तब्दीली के कारण मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। अफसोसजनक सच ये भी है कि मलेरिया, टाइफाइड, साधारण वायरल भी बुखार है और सर्द गर्म के कारण जुकाम की परेशानी जैसे सिम्टम्स कोरोना संक्रमण के भी बताए जाते हैं। लिहाजा उपाय एक ही है, ज्यादा से ज्यादा सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। कोरोना का टीकाकरण प्रारंभ है तो परिवार के पात्र सदस्यों को टीके लगवाएं और सावधानी बरतें। बड़ी माता मंदिर सेवा समिति के युवाओं ने नगर सैनिटाइजेशन, भोजन वितरण और उपचार व्यवस्थाओं में सराहनीय पहल की है। इन सेवादारों को देखकर साफ होता है कि दिल बड़ा होना चाहिए। जेब में कलदार तो ऊपर वाला कर ही देता है। तो जिस किसी को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि उसको विटामिन सी या जिंकोबिट या मल्टीविटामिन की कोई टैबलेट डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, पर्चे के आधार पर उन लोगों को विटामिन सी और जिंकोबिट की टैबलेट निःशुल्क बड़ी माता मंदिर की तरफ से दे रहे हैं। कुछ डॉक्टरों से हम लोगों की चर्चा हुई है इस विषय में कि उनके पास क्लिनिक में दिन भर में एक भी पेशेंट ऐसा आता है जो जिसकी हालत बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो ऐसे मरीज की बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट जो भी उसके इलाज में खर्च आ रहा है वो आज से, तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये मरीज बहुत कमजोर है, आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है, तो बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट उसका पूरा इलाज का खर्च बड़ी माता मंदिर उठाएगी। अभी हमने पिछले 2 दिन से ऐसा उसमें एक ये किए हैं कि एक
कुछ 2 या 3 सैनिटाइजेशन के प्रभारी बना दिए हैं, तो उनका नंबर फ्लैश कर दिए हैं। तो जिस भी किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारे मोहल्ले में संक्रमण की संख्या ज्यादा है या संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम वहां पहुंच के जाके सैनिटाइजेशन कर रही है। सरकारी हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के सामने थोड़ा सा भोजन वितरण का कार्यक्रम आरंभ किया। आज लगभग 2000 पैकेट के आसपास हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर भविष्य में और भी ज्यादा की जरूरत पड़ी, 2000 की जगह 5000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जितनी आवश्यकता उतना हम भोजन वहां पे माता का भंडारा या भोजन प्रसाद वहां हम पहुंचाएं। सनातन धर्म परंपरा में नारियल यानी श्रीफल का विशेष महत्व है। आश्चर्यजनक सत्य यह कि सनातनी परंपरा में पूजे जाने वाले वृक्ष, फल, नदियां व दिवस सभी जीवनी शक्ति से भरपूर है। तुलसी का पौधा बड़े वृक्षों से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो नीम का पूरा वृक्ष औषधि है। गंगा जल की पवित्रता और अद्भुत गुणों का सारा विश्व कायल है। श्रीफल सूखा हो या कच्चा, ताकत और विशेष गुणों से भरपूर है। कोरोना काल में नारियल पानी की बढ़ती मांग ने फल विक्रेताओं को अच्छा प्रतिशत दिया है। फ्रूट्स की सप्लाई जो चेन है, यानी बाहर से किस तरीके से आ रहा है, तो उसमें कोई बाधा है? बाहर से आने में थोड़ा सा गाड़ी घोड़े की दिक्कत होती है, और वैसा थोड़ा सा अवेलेबल कर लेते हैं अपन लोग कोशिश करके, और शासन की तरफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं, क्योंकि फल से ही पेशेंटों को राहत मिल रही है। फल जो है जैसे नारियल पानी है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा ही राहत मिल रही है। और हम लोग जो नारियल बेच रहे हैं, ये बेंगलोर वाला नारियल बेच रहे हैं। 2 किस्म के नारियल आते हैं, एक आंध्रा का आता है, एक बेंगलोर का आता है, मगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सिर्फ बेंगलोर का, क्योंकि बेंगलोर के नारियल में एक मीठापन भी रहता है और स्वादिष्ट रहने के साथ साथ फायदेमंद रहता है, इसलिए हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। जी। अभी तो आपके भी रोजे चल रहे होंगे? जी, हमारा जो इतना मुबारक महीना चल रहा है रमजान शरीफ का, ये इतना मुबारक महीना है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया है कि ये इतना मुबारक महीना है कि इसमें जो सच्चे दिल से दुआ करेंगे आप, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल कबूल करेगा। संत आसाराम के 85वें प्राकट्य उत्सव के अवसर पर योग वेदांत सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद गरीबों को किराना किट वितरित की गई। हम लोग परम पुरुष संत श्री आसाराम जी बापू जी का 86वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के सिलसिले में, जन्मदिन के कार्यक्रम के सिलसिले में, उसके पूर्व आज हम लोग गरीब लोगों को सेवा दिवस के रूप में अनाज और अन्य जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण कर रहे हैं, जिसमें समिति के सभी लोग उपस्थित हैं और आस्था और गुरु परिवार के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।